जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं नरेंद्र मोदी जी और ये हैं दोस्तों FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर क्यू डोंग्यू, उनके द्वारा ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में इटली की यात्रा पर गए थे। तो इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में एग्रीकोला मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है और यह मेडल उन्हें FAO के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। एग्रीकोला मेडल की अगर हम बात करें तो यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह मेडल उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन और किसानों के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके मेंबर हैं 195। वर्तमान में डायरेक्टर हैं क्यू डोंग्यू और इसका जो मूल संगठन माना जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसको आप जरूर नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल संगठन है वो कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका मुख्य काम क्या है? तो दुनिया भर से भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में प्रदान किए गए हैं। जैसे रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से PM मोदी को सम्मानित किया गया है और मोदी जी को स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार भी प्रदान किया गया है। कैम्ब्रिज टीचर अवार्ड 2026 सोमा मंडल को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद RK और सुप्रना शर्मा को मिला है। व्हिटली अवार्ड 2026 हाल ही में परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कार्लोस अल्कराज को मिला है जो कि स्पेन के हैं और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का अवार्ड मिला है साध्वी सतीश सैल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है और ये घोषणा की है कि राज्य के जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें कक्षा शुरू होने से पहले सुबह की सभाओं में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में की थी। इसे सबसे पहले 1896 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी मिला था। हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, तो अब वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रगान का उल्लंघन करने पर सजा होती थी, उसी प्रकार से अब वंदे मातरम गीत का उल्लंघन करने पर भी सजा होगी। ठीक है, तो जैसे वर्तमान कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के अपमान पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा या जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, वर्तमान कानून के तहत जो व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा डालता है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान है। तो अब यही प्रावधान वंदे मातरम पर भी लागू होंगे।
देखिए, वंदे मातरम को लेकर के सरकार ने एक प्रोटोकॉल भी कुछ समय पहले जारी किया था। तो अब ये नया प्रोटोकॉल क्या है वंदे मातरम को लेकर के, तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रगान से पहले अब वंदे मातरम को गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैराग्राफ गाए या बजाए जाएंगे, यानी वंदे मातरम के जो पूरे 6 पैराग्राफ हैं वो गाए या बजाए जाएंगे। अब राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि वंदे मातरम के जो 6 पैराग्राफ हैं वो 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट भी सकेंगे और राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक रूप से इसका गायन होगा। और कब कब ये राष्ट्रगीत गाया जाएगा इसको भी देखते हैं। तो राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री जब ये दिए जाएं, इनका समारोह आयोजित किया जाए तब राष्ट्रगीत गाया जाएगा। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले भी इसको गाया जाएगा। तो ये नए प्रोटोकॉल हैं हमारे राष्ट्रगीत को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किन 2 धावकों पर 3-3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर हो जाएगा अंकित और जयेश पाटिल। तो ये दोनों धावक हैं, तो इन पर अब 3-3 साल का बैन लगाया गया है। किसके द्वारा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ये भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो दोस्तों, अंकित और जयेश के डोप टेस्ट में मेल्डोनियम नामक पदार्थ पाया गया था, जिसके कारण उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि उन्होंने मेल्डोनियम नामक पदार्थ लिया था, जिसके कारण उन्हें बैन किया गया है। तो अब ये बैन उन पर लग गया है, तो इस दौरान वो खिलाड़ी किसी नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को ऑर्डर ऑफ मापुंगबे से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है और ये सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ मापुंगबे। ठीक है, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया है। तो प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम की बात करें तो उन्हें चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान और कोविड-19 महामारी के दौरान जो उनके द्वारा कार्य किया गया है उसके लिए उन्हें गोल्ड श्रेणी का सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा की बात करें तो उन्हें पल्मोनरी मेडिसिन यानी फेफड़ों के रोगों और क्रिटिकल केयर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इंडिया और इटली दोनों मिलकर के नई दिल्ली में एक सेंटर स्थापित करेंगे जिसका नाम होगा इनोवेट इंडिया, और यह एक इनोवेशन और टैलेंट सेंटर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो वहाँ के उद्यम हैं और अनुसंधान संस्थान हैं, इनके बीच सहयोग को मजबूत करना। इटली की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में है, कैपिटल इसकी रोम है और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 8.47% है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो चाइना है, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो इसको पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को। ढाका इसकी कैपिटल है। मोहम्मद शहाबुद्दीन इसके राष्ट्रपति हैं
और प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। टका यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, वह कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल की, फिर असम की, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर मेघालय। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 2217 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत और इटली किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे? आंसर हो जाएगा 2027। तो इंडिया और इटली दोनों संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को मनाएंगे। इसका उद्देश्य है भारत और इटली के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा दिया जाए और दोनों देशों की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इटली किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे? आंसर हो जाएगा 2027। तो दोस्तों, भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। तो इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा दोनों देशों की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बीच संवाद को मजबूत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये विशाखापत्तनम में स्थापित की जाएगी। तो इसके लिए भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत विशाखापत्तनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी। यह भारत की पहली ऐसी सुविधा है जहां निजी क्षेत्र द्वारा समुद्री जहाज़ों और नौसैनिक युद्धपोतों के लिए उन्नत गैस टरबाइन का निर्माण, असेंबली, परीक्षण और रखरखाव किया जाएगा। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो यूसीसी को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। तो पहला कौन है? लद्दाख। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर, राजस्थान। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में की गई है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा स्टेट गोवा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत IOS सागर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके 20 मई 2026 को कोच्चि लौट आया है? आंसर हो जाएगा INS सुनैना। तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS सुनैना। तो वो IOS सागर मिशन को पूरा करके 20 मई 2026 को कोच्चि वापस आ गया है। और INS सुनैना के इस अभियान का मूल मंत्र था वन ओशन वन मिशन, जिसका लक्ष्य था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, भारत के अलावा इस मिशन में 16 अन्य देश भी शामिल थे, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और संयुक्त अरब अमीरात, यानी जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है और उसके आसपास के जो क्षेत्र के देश हैं वो इस मिशन में शामिल थे। ठीक है, यानी कि जो INS सुनैना है वो इन देशों तक पहुंचा और भारत के जो समुद्री सहयोग है उसको मजबूत करने के लिए ये INS सुनैना इन देशों की यात्रा पर गया था। ठीक है, अब ये वापस आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय बोर्ड को यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को। तो दोस्तों, हाल ही में 18 से 20 मई तक स्पेन के मैड्रिड में ग्लोबल वाटर समिट 2026 आयोजित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वाटर समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। तो इसी समिट के दौरान बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को विश्व की शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान दिया गया है। यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में ये सम्मान मिला है और ये सम्मान पाने वाला भारत का एकमात्र भारतीय बोर्ड है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें
प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं तो लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये आपको मिल जाएगा, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक को आप प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि आप अप्रैल 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये आप ऐप पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ऐप पर जाना है, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे मिला है? यांग सुआंग जी को। अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? उमरोई में। हाल ही में UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने पूरा किया है? DRDO। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना किया है? 6.4%। 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा, जिसके लिए भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? आवारा कुत्ते। हाल ही में निधन हुए भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड। हाल ही में 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? लेहाकपा शेरपा। हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की कुछ रामसर साइट डिस्कस करेंगे, जैसे कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इसे 2023 में। लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है, इसे 2023 में। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों बिहार में है और इन्हें 2023 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तवा जलाशय MP में है, 2024 में। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इसे 2024 में। और नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, इसे 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और खेचोपलरी झील ये सिक्किम में है, इसे 2025 में। और सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों तमिलनाडु में है और इन दोनों को 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नागालैंड, तो सभी लोगों ने इसका आंसर नागालैंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। और दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन सभी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लें।